सो आप सभी का स्वागत है फिर से गुनाहों का देवता के साथ। हम पहले पार्ट में हम 17वें पेज तक पहुंच चुके थे, जिसमें हमने देखा कैसे हमारे मुख्य किरदार एक प्यारे शहर प्रयागराज को डिस्क्राइब किया। हमारे मुख्य किरदार कपूर चंद्र कपूर को डिस्क्राइब किया, जिसको चंद्र नाम से आगे बुलाया गया। सुधा को डिस्क्राइब किया गया। चंद्र के दोस्त जो ठाकुर और बिसरिया थे उन्हें डिस्क्राइब किया गया। अगर आपको और जानना है तो आप पहला पार्ट ज़रूर देखें। अभी दूसरे पार्ट में हम 17वें पेज के बाद 18वें पेज से इस कहानी को कंटिन्यू करेंगे। जी, तो आखिरी में हमने देखा था कि सुधा चंद्र को घर पे बैठाती है और आखिरी शब्द जो कहती है वो ये था कि पीजिए, नाश्ता आ रहा है। चंद्र ने प्याले को अपने सामने रखा और उसे चारों तरफ घुमाकर देखता रहा कि किस तरफ से उसे चाय का अंश मिल सकता है। जब सभी ओर से प्याले में क्षीर सागर नजर आया तो उसने हंसकर प्याला रख दिया। क्यों पीते क्यों नहीं? सुधा ने अपना प्याला रख दिया। पिए क्या? कहीं चाय भी हो तो और क्या, खालिश चाय पीजिएगा। दिमागी काम करने वालों को ऐसी ही चाय पीनी चाहिए। तो अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं चाय छोड़ूं या रिसर्च। न ऐसी चाय मुझे पसंद है, न ऐसा दिमागी काम। लो, आपको विश्वास नहीं होता? मेरी क्लास फेलो है गेसु काज़मी, सबसे तेज़ लड़की है। उसकी अम्मी उसे दूध में चाय उबाल कर देती है। क्या नाम है तुम्हारी सखी का? गेसु? बड़ा अच्छा नाम है। और क्या, मेरी सबसे घनिष्ठ मित्र है और उतनी ही अच्छी है जितना अच्छा नाम। ज़रूर ज़रूर, मुंह बिचकाते हुए चंदर ने कहा, और उतनी ही काली होगी जितने काले गेसु। धत, शर्म नहीं आती किसी लड़की के लिए ऐसा कहते हुए? और हमारे दोस्तों की बुराई करती हो तब क्या, वे तो सब है ही बुरे। अच्छा, तो नाश्ता पहले फल खाओ। और वह प्लेट में छील छील कर संतरा रखने लगी। इतने में ज्यों ही वह झुककर एक गिरे हुए संतरे को नीचे से उठाने लगी कि चंदर ने झट से उसका प्याला अपने सामने रख लिया और अपना प्याला उधर रख दिया और शांत चित्त से पीने लगा। संतरे की फांके उसकी ओर बढ़ते हुए ज्यों ही उसने एक घूंट चाय पी ली तो वह चौंक कर बोली, अरे यह क्या हुआ? कुछ नहीं, हमने उसमें दूध डाल दिया। तुम्हें दिमागी काम बहुत रहता है, चंदर ने ठाठ से चाय घूंटते हुए कहा। सुधा कूड़ गई, कुछ बोली नहीं। चाय खत्म करके चंदर ने घड़ी देखी। अच्छा लाओ, क्या टाइप कराना है? अब बहुत देर हो रहा है। बस यहाँ तो 1 मिनट बैठना बुरा लगता है आपको। हम कहते हैं कि नाश्ते और खाने के वक्त आदमी को जल्दी नहीं करनी चाहिए। बैठिए ना। अरे तो तुम्हें कॉलेज की तैयारी नहीं करनी क्या? करनी क्यों नहीं है? आज तो गेसु को मोटर पर लेते हुए तब जाना है। तुम्हारी गेसु और कभी मोटर पर चढ़ी है? जी, वह साबिर हुसैन काज़मी की लड़की है। उसके यहाँ 2 मोटर है और रोज़ तो उसके यहाँ दावतें होती रहती है। अच्छा, हमारी तो दावत कभी नहीं की। हाँ हाँ हाँ, गेसु के यहाँ दावत खाएंगे इसी मुँह से। जनाब, उसकी शादी भी तय हो गई है, अगले जाड़ों तक शायद हो भी जाए। छी, बड़ी खराब लड़की हो। कहाँ रहता है ध्यान तुम्हारा? सुधा ने मजाक में पराजित कर बहुत विजय भरी मुस्कान से उसकी ओर देखा। चंदर ने झेंप कर निगाह नीची कर ली तो सुधा पास आकर चंदर को कंधा पकड़कर बोली, अरे उदास हो गए? नहीं भैया, तुम्हारा भी ब्याह तय कराएंगे, घबराते क्यों हो? और एक मोटी सी इकोनॉमिक्स की किताब उठाकर बोली, लो, इस मुटकी से ब्याह करोगे? लो, बातचीत कर लो, तब तक मैं वह निबंध ले आऊं टाइप कराने वाला। चंदन ने खिसखिया कर बड़ी जोर से सुधा का हाथ दबा दिया। हाय रे, सुधा ने हाथ छुड़ाकर मुंह बनाते हुए कहा। लो बाबा, हम जा रहे हैं, काहे बिगड़ रहे हो आप? और वह चली गई। डॉक्टर साहब का लिखा हुआ निबंध उठा लाई और बोली, लो, यह निबंध की पांडुलिपि है। पांडुलिपि मतलब ड्राफ्ट है।
उसके बाद चंदर की ओर बड़े दुलार से देखती हुई बोली, शाम को आओगे न? अच्छा, हम परेशान नहीं करेंगे, तुम चुपचाप पढ़ना। जब रात को पापा आ जाए तो उन्हें निबंध की प्रतिलिपि देकर चले आना। नहीं, आज शाम को मेरी दावत है ठाकुर साहब के यहाँ, तो उसके बाद आ जाना। और देखो, अब फरवरी आ गई, मास्टर ढूंढ दो हमें। नहीं, ये सब झूठी बात है, हम कल सुबह आएंगे। अच्छा, तो सुबह जल्दी आना और देखो, मास्टर लाना मत भूलना। ड्राइवर तुम्हें मुखर्जी रोड पहुंचा देगा। वह कार में बैठ गया और कार स्टार्ट हो गई कि फिर सुधा ने पुकारा। वह फिर उतरा। सुधा बोली, लो, यह लिफाफा तो भूल ही गए थे, पापा ने लिख दिया है, उसे दे देना। अच्छा, कहकर फिर चंदर चला कि सुधा ने फिर पुकारा, सुनो, एक बार क्यों नहीं कह देती सब? चंदर ने झल्लाकर कहा। अरे, बड़ी गंभीर बात है, देखो, वहाँ कुछ ऐसी वैसी बात मत कहना लड़की से, वरना उसके यहाँ 2 बड़े बड़े बुलडॉग है। कहकर उसने गाल फुलाकर आँख फैलाकर ऐसी बुलडॉग की भंगिमा बनाई कि चंदर हंस पड़ा। मतलब बुलडॉग टाइप मुंह बनाया। सुधा भी हंस पड़ी। ऐसी थी सुधा और ऐसा था चंदर। सिविल लाइंस के एक उजाड़ हिस्से में एक पुराने से बंगले के सामने आकर मोटर रुकी। बंगले का नाम था रोज लॉन, शायद इस टाइप का कुछ नाम है। लेकिन सामने के कंपाउंड में जंगली घास उग रही थी और गुलाब के फूलों के बजाय अहाते में मुर्गी के पंख बिखरे पड़े थे। रास्ते पर भी घास उग आई थी और फाटक पर, जिसके एक खंबे की कॉर्निश टूट चुकी थी, बजाय लोहे के दरवाजे के 2 आड़े बांस लगे हुए थे। फाटक के एक ओर एक छोटा सा लकड़ी का नाम पट्टल लगा था, जो कभी काला रहा होगा, लेकिन जिसे धूल, बरसात और हवा ने चितकबरा बना दिया था। चंदर मोटर से उतरकर उस बोर्ड पर लिखे हुए अधमिटे सफ़ेद अक्षरों को पढ़ने की कोशिश करने लगा और जाने किसका मुंह देखकर सुबह उठा था कि उसे सफलता भी मिल गई। उस पर लिखा था, A.F. डिक्रूज। उसने जेब से लिफाफा निकाला और पता मिलाया। लिफाफे पर लिखा था, मिस पी डिक्रूज, यह बंगला है। उसे संतोष हुआ। हॉर्न दो, उसने ड्राइवर से कहा। ड्राइवर ने हॉर्न दिया, लेकिन किसी का बाहर आना तो दूर, एक मुर्गा जो अहाते में कुड़कुड़ा रहा था, उसने मुड़कर बड़े संदेह और त्रास से चंदर की ओर देखा और उसके बाद पंख फड़फड़ाते हुए, चीखते हुए जान छोड़कर भागा। बड़ा मनहूस बंगला है, यहाँ आदमी रहते हैं या प्रेत? कपूर ने ऊब कर कहा और ड्राइवर से बोला, जाओ तुम, हम अंदर जाकर देखते हैं। अच्छा हुजूर, सुधा बीबी से क्या कह देंगे? कह देना पहुंचा दिया। कार मुड़ी और कपूर बांस फांद कर अंदर घुसा। आगे को पार्टिको खाली पड़ा था और नीचे की ज़मीन ऐसी थी जैसे कई साल से उस बंगले में कोई सवारी गाड़ी न आई हो। वह बरामदे में गया, दरवाजे बंद थे और उन पर धूल जमी थी। एक जगह चौखट और दरवाजे के बीच में मकड़ी ने जाला बुन रखा था। यह बंगला खाली है क्या? कपूर ने सोचा। सुबह 8:30 बजे ही वहाँ ऐसा सन्नाटा छाया था कि दिल घबरा जाए। आसपास चारों ओर आधी फारलॉन्ग तक कोई बंगला नहीं था। उसने सोचा, बंगले के पीछे की ओर शायद नौकरों की झोपड़ियाँ हों। वह दाएं बाजू से मुड़ा और खुशबू का एक तेज झोंका उसे चूमता हुआ निकल गया। ताज्जुब है, यह सन्नाटा, यह मनहूसी और इतनी खुशबू, कपूर ने कहा और आगे बढ़ा तो देखा कि बंगले के पिछवाड़े गुलाब का एक बहुत खूबसूरत बाग है। कच्ची रवीशें और बड़े बड़े गुलाब, हर रंग के। वह सचमुच रोज लॉन था। वह बाग में पहुंचा। उधर से भी बंगले के दरवाजे बंद थे। उसने खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह बाग में घुसा कि शायद कोई माली काम कर रहा हो। बीच बीच में ऊंचे ऊंचे जंगली चमेली के झाड़ थे और कहीं कहीं लोहे की छड़ों के कटघरे। बेगम बेलियां भी फूल रही थी, लेकिन चारों ओर एक अजब सा सन्नाटा था और हर फूल पर किसी खामोशी के फरिश्ते की छाँ थी।
फूलों में रंग था, हवा में ताजगी थी, पेड़ों में हरियाली थी, झोंकों में खुशबू थी, लेकिन फिर भी सारा बाग एक ऐसे सितारों का गुलदस्ता लग रहा था जिसकी चमक, जिनकी रोशनी और जिनकी ऊंचाई लुट चुकी हो। लगता था जैसे बाग का मालिक मौसमी रंगीनी भूल चुका हो, क्योंकि नेस्टर्शियम या स्वीट पी या फ्लाक्स कोई भी मौसमी फूल न था। सिर्फ गुलाब थे और जंगली चमेली थी और बैंगनबेलियाँ थी, जो सालों पहले बोए गए थे। उसके बाद उन्हीं की काट छांट पर बाग चल रहा था। बागबानी में कोई नवीनता और मौसम का उल्लास न था। चंदर फूलों का बेहद शौकीन था। सुबह घूमने के लिए उसने दरिया किनारे के बजाय अल्फ्रेड पार्क चुना था, क्योंकि पानी की लहरों के बजाय उसे फूलों के बाग के रंग और सौरभ की लहरें ज़्यादा प्यार था। और उसने दूसरा शौक था कि फूलों के पौधे के पास से गुजरते हुए हर फूल को समझने की कोशिश करना। अपनी नाजुक टहनियों पर हंसते मुस्कुराते हुए ये फूल जैसे अपने रंगों की बोली में आदमी से ज़िंदगी का जाने कैसा सा राज कहना चाहते थे। और ऐसा लगता है कि जैसे हर फूल के पास अपना व्यक्तिगत संदेश है, जिसे वह अपने दिल की पंखुड़ियों में आहिस्ते से सहेज कर रखे हुए है, कि कोई सुनने वाला मिले और वह अपनी दास्तां कह जाए। पौधे की ऊपरी फूंगी पौधे की ऊपरी फूंगी पर मुस्कुराता हुआ आसमान की तरफ मुंह किए हुए यह गुलाब, जो रात भर सितारों की मुस्कुराहट चुपचाप पीता रहा है, यह अपने मोतियों पंखुड़ियों के होठों से जाने क्यों खिलखिला ही जा रहा था। जाने इसे कौन सा रहस्य मिल गया था। और वह एक नीचे वाली टहनी में आधा झुका हुआ गुलाब, झुकी हुई पलकों सी पंखुड़ियाँ और दोहरे मखमली तार सी उसकी डंडी, यह गुलाब जाने क्यों उदास है। और यह दुबली पतली लंबी सी नाजुक कली, जो बहुत सावधानी से हरा आंचल लपेटे है और प्रथम ज्ञात यौवन की तरह लाज में जो सिमटी ही चली जा रही है, लेकिन जिसके यौवन की गुलाबी लपटें साथ हरे पर्दों में से झलकी ही पड़ती है। और फारस के शहजादे जैसा शान से खिला हुआ पीला गुलाब। उस पीले गुलाब के पास आकर चंदर रुक गया और झुककर देखने लगा। कार्तिक पूनों के चांद से झरने वाले अमृत को पीने के लिए व्याकुल किसी सुकुमार भावुक परी की फैली हुई अंजलि के बराबर बड़ा सा वह फूल जैसे रोशनी बिखेर रहा था। बेगम बेलिया के कुंज से छन कर आने वाली तोता पंखी धूप ने जैसे उस पर धान पान तरह खुशनुमा हरियाली बिखेर दी थी। चंदर ने सोचा उसे तोड़ ले, लेकिन हिम्मत न पड़ी। वह झुका कि उसे सूंघ ही ले। सूंघने के इरादे से उसने हाथ बढ़ाया ही था कि किसी ने पीछे से गरज कर कहा, हियर यू यार, आई हैव काट रेड हैंडेड टूडे। यह तुम हो, आज तुम्हें मौके पर पकड़ पाया हूँ। अच्छा, हियर यू यार, आई हैव कॉट यू रेड हैंडेड टुडे, ये लिखा है। मतलब कोई इंग्लिश में कहता है कि तुम्हें आज पकड़ लिया मैंने। और उसके बाद किसी ने अपने दोनों हाथों से जकड़ लिया और उसकी गर्दन पर सवार हो गया। वह उछल पड़ा और अपने को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। पहले तो वह कुछ समझ नहीं पाया। अजब रहस्यमय है यह बंगला। एक अव्यक्त भय और एक सिहरन में उसके हाथ पांव ढीले हो गए, लेकिन उसने हिम्मत करके अपना एक हाथ छुड़ा लिया और मुड़कर देखा तो एक बहुत कमज़ोर बीमार सा पीली आंखों वाला गोरा उसे पकड़े हुए था। चंदर ने दूसरे हाथ को फिर पकड़ने की कोशिश करता हुआ वह हाँफता हुआ बोला अंग्रेजी में, रोज़ रोज़ यहाँ से फूल गायब होते हैं। मैं कहता था कौन ले जाता है। हो, वह हाँफता जा रहा था। आज मैंने पकड़ा तुम्हें। रोज़ चुपके से चले जाते हो। वह चंदर को कसकर पकड़े था, लेकिन उस बीमार गोरे की सांस जैसे छूट जा रही थी। चंदर ने उसे
झटका देकर धकेल दिया और डांट कर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा, पागल है क्या? खबरदार जो हाथ बढ़ाया, अभी ढेर कर दूंगा तुझे, गोरा सुअर। और उसने अपनी आस्तीनें चढ़ाई। वह धक्के से गिर गया था, धूल झाड़ते उठ बैठा और बड़ी ही रोनी आवाज़ में बोला, कितना जुल्म है, कितना जुल्म है। मेरे फूल भी तुम चुरा ले गए और मुझे इतना हक भी नहीं कि तुम्हें चमकाऊं धमकाऊं। अब तुम मुझे लड़ोगे, तुम जवान हो, मैं बूढ़ा हूँ, हाय रे मैं। और सचमुच वह जैसे रोने लगा हो। चंदर ने उसका रोना देखा और उसका सारा गुस्सा हवा हो गया और हंसी रोककर बोला, गलतफहमी है जनाब, मैं बहुत दूर रहता हूँ, मैं चिट्ठी लेकर मिस डिक्रूज से मिलने आया था। उसका रोना नहीं रुका। तुम बहाना बनाते हो, बहाना बनाते हो, और अगर मैं विश्वास नहीं करता तो तुम मारने की धमकी देते हो। अगर मैं कमज़ोर न होता तो तुम्हें पीस कर खा जाता और तुम्हारी खोपड़ी कुचल कर फेंक देता, जैसे तुमने मेरे फूल फेंके होंगे। फिर तुमने गाली दी, मैं उठाकर तुम्हें अभी नाले में फेंक दूंगा। अरे बाप रे! दौड़ो दौड़ो, मुझे मार डालो, पापी टामी। अरे दोनों गए। उसने डर के मारे चीखना शुरू किया। क्या है बर्टी, क्यों चिल्ला रहे हो? बाथरूम के अंदर से किसी ने चिल्लाकर कहा। अरे मार डाला इसने, दौड़ो दौड़ो। झटके से बाथरूम का दरवाज़ा खुला। बेडिड गाउन पहने हुए एक लड़की दौड़ती हुई आई और चंदर को देखकर रुक गई। क्या है? उसने डांट कर पूछा। कुछ नहीं, शायद पागल मालूम देता है। जनाब संभाल कर बोलो, वह मेरा भाई है। ओह, कोई भी हो, मैं मिस डिक्रूज से मिलने आया था। मैंने आवाज़ दी तो कोई नहीं बोला। मैं बाग में घूमने लगा, इतने में इनमें मेरी गर्दन पकड़ ली। यह बीमार और कमज़ोर है, वरना अभी गर्दन दबा देता। गोरा उस लड़की के आते ही फिर तनकर खड़ा हो गया और दांत पीसकर बोला, अरे मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा, बदमाश कहीं का। चुपके चुपके आया और गुलाब तोड़ने लगा। मैं चमेली के झाड़ के पीछे छिपा देख रहा था। अभी मैं पुलिस बुलाती हूँ, तुम देखते रहो बर्टी से, मैं फ़ोन करती हूँ। लड़की ने डांटते हुए कहा, अरे भाई, मैं मिस डिक्रूज से मिलने आया हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानती, झूठा कहीं का, मैं मिस डिक्रूज हूँ। देखिए तो यह खत, जो खत शुक्ला डॉक्टर ने लिख के, शुक्ला डॉक्टर वो डिक्रूज के हाथ में थमाता है। लड़की ने खत खोला और पढ़ा और एकदम उसने आवाज़ बदल दी। छी बर्टी, तुम किसी दिन पागल खाने जाओगे। आपको डॉक्टर शुक्ला ने भेजा है। तुम तो मुझे बदनाम कर डालोगे। उसकी शक्ल और भी रोनी हो गई। मैं नहीं जानता था, मैं जानता नहीं था, उसने और भी घबरा कर कहा। माफ़ कीजिएगा, लड़की ने बड़े मीठे स्वर में साफ हिंदुस्तानी में कहा। मेरे भाई का दिमाग ज़रा ठीक नहीं रहता, जब से इनकी पत्नी की मौत हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि किसी भले आदमी की इज्जत उतार ले। चंदर ने बिगड़ कर कहा, देखिए बुरा मत मानिए, मैं इनकी ओर से माफ़ी मांगती हूँ। आइए अंदर चलिए। उसने चंदर का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बेहद ठंडा था। वह नहाकर आ रही थी। उसके हाथ के उस तुषार स्पर्श से चंदर सिहर उठा और उसने हाथ झटकाकर कहा, अफसोस, आपका हाथ तो बर्फ है। लड़की चौंक गई। वह सनसनाहट सहसा सचेत हो गई और बोली, अरे शैतान तुम्हें ले जाए बर्टी, तुम्हारे पीछे में मैं बेडिड गाउन में भाग आई। और बेडिड गाउन के दोनों कॉलर पकड़कर उसने अपनी खुली गर्दन ढकने का प्रयास किया और फिर अपनी पोशाक पर लज्जित होकर भागी। अभी तक गुस्से के मारे चंदर ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन उसने देखा कि वह 23 बरस की दुबली पतली तरुणी थी। लहराता हुआ बदन, गले तक कटे हुए बाल। एंग्लो इंडियन होने के बावजूद गोरी नहीं है। चाय की तरह वह हल्की, पतली, भूरी और तर्श थी। भागते वक्त ऐसी लग रही थी जैसे छलकती हुई चाय।
क्या डिस्क्राइब किया है। इतने में वह गोरा उठा और चंदर का कंधा छूकर बोला, माफ़ करना भाई, उससे मेरी शिकायत मत करना। असल में ये गुलाब मेरी मृत पत्नी की यादगार है। जब इनका पहला पेड़ आया था तब मैं इतना ही जवान था जितने तुम, और मेरी पत्नी उतनी ही अच्छी थी जितनी पम्मी। कौन पम्मी? यह मेरी बहन प्रमीला डिक्रूज। ओह, कब मरी आपकी पत्नी? माफ़ कीजिएगा, मुझे ये भी मालूम नहीं था। हाँ, मैं बड़ा अभागा हूँ, मेरा दिमाग कुछ खराब है देखिए, कहकर उसने झुककर अपनी खोपड़ी चंदर के सामने कर दी और बहुत गिड़गिड़ाकर बोला, पता नहीं कौन मेरे फूल चुरा ले जाता है। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद 5 साल से मैं इन फूलों को संभाल रहा हूँ। हाय रे मैं, जाइए, मम्मी बुला रही है। पिछवाड़े के सहन का बीच का दरवाज़ा खुल गया था और पम्मी कपड़े पहनकर बाहर झांक रही थी। चंदर आगे बढ़ा और गोरा मुड़कर अपने गुलाब और चमेली की झाड़ी में खो गया। चंदर गया और कमरे में पड़े हुए एक सोफे पर बैठ गया। पम्मी टॉयलेट कर चु टॉयलेट कर चुकी थी और एक हल्की फ्रांसीसी खुशबू से महक रही थी। शैम्पू से धुले हुए सूखे बाल जो मचले पड़ रहे थे। खुशनुमा आसमानी रंग का एक पतला चिपका हुआ जीना ब्लाउज और ब्लाउज पर एक फ्लैनेल का फुल पैंट जिसके 2 गेलिस कमर, छाती और कंधे पर चिपके हुए थे। होठों पर एक हल्की लिपस्टिक की झलक मात्र थी और गले तक बहुत हल्का पाउडर जो बहुत नज़दीक से ही मालूम होता था। लंबे नाखूनों पर हल्की गुलाबी पैंट। वह आई, निसंकोच भाव से उसी सोफे पर कपूर के बगल में बैठ गई और बड़ी मुलायम आवाज़ में बोली, मुझे बड़ा दुख है मिस्टर कपूर, आपको बहुत तवालत उठानी पड़ी। चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। कपूर का सारा गुस्सा हवा हो गया। कोई भी लड़की निसंकोच भाव से इतनी अपनायत से सहानुभूति दिखाए और माफ़ी मांगे तो उसके सामने कौन पानी पानी नहीं हो जाएगा। और फिर वह भी तब जबकि उसके होठों पर न केवल बोली अच्छी लगती हो वरन लिपस्टिक भी इतनी प्यारी हो। लेकिन चंदर की एक आदत थी, और चाहे कुछ न हो, कम से कम वह यह अच्छी तरह जानता था कि नारी जाति से व्यवहार करते समय कहाँ पर कितनी ढील देनी चाहिए, कितना कसना चाहिए, कब सहानुभूति से उन्हें झुकाया जा सकता है, कब अकड़ कर। इस इस वक्त जानता था कि इस लड़की से वह जितनी सहानुभूति चाहे ले सकता है, अपने अपमान के हट जाने के तौर पर। इसलिए कपूर साहब बोले, लेकिन मिस डिक्रूज़, आपके भाई बीमार होने के बावजूद बहुत मजबूत है। उफ, गर्दन पर जैसे अभी तक जलन हो रही है। ओहो, सचमुच मैं बहुत शर्मिंदा हूँ देखूँ। और कॉलर हटाकर उसने गर्दन पर अपनी बर्फीली उंगलियां रख दीं। लाइए, लोशन मल दूँ मैं? धन्यवाद धन्यवाद, इतना कष्ट न कीजिए, आपकी उंगलियां गंदी हो जाएंगी, कपूर ने बड़ी शालीनता से कहा। पम्मी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट, आंखों में हल्की सी लाज और वक्ष में एक हल्का सा कंपन दौड़ गया। यह वाक्य कपूर ने चाहे शरारत में ही कहा हो, लेकिन कहा इतने शांत और संयम स्वरों में कि पम्मी कुछ प्रतिवाद भी न कर सकी। और फिर 6 बरस से 60 बरस तक की कौन ऐसी स्त्री है जो अपने रूप की प्रशंसा पर बेहोश न हो जाए। अच्छा लाइए, वह स्पीच कहाँ है जो मुझे टाइप करनी है? उसने विषय बदलते हुए कहा। यह लीजिए, कपूर ने दे दी। यह तो मुश्किल से 3-4 घंटे का काम है। और पम्मी स्पीच को उलट पुलट कर देखने लगी। माफ़ कीजिएगा, अगर मैं कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछूं, क्या आप टाइपिस्ट हैं? कपूर ने बहुत शिष्टता से पूछा। जी नहीं, पम्मी ने उन्हीं कागज़ों पर नज़र गड़ाते हुए कहा। मैंने कभी टाइपिंग और शॉर्ट हैंड सीखी थी, और तब मैं सीनियर कैम्ब्रिज पास करके यूनिवर्सिटी गई थी। यूनिवर्सिटी मुझे छोड़नी पड़ी क्योंकि मैंने अपनी शादी कर ली। अच्छा, आपके पति कहाँ हैं? रावलपिंडी में आर्मी में हैं। लेकिन फिर आप डिक्रूज़ क्यों लिखती हैं और
फिर मिस, क्योंकि हम लोग अलग हो गए हैं। और स्पीच के कागज़ को फिर तह करती हुई बोली, मिस्टर कपूर, आप अविवाहित हैं? जी हाँ। और विवाह करने का इरादा तो नहीं रखते? नहीं। बहुत अच्छे। तब तो हम लोगों में निभ जाएगी। मैं शादी से बहुत नफ़रत करती हूँ। शादी अपने को दिया जाने वाला सबसे बड़ा धोखा है। देखिए, ये मेरे भाई है ना, कैसे पीले और बीमार से हैं। ये पहले बड़े तंदुरुस्त और टेनिस में प्रांत के अच्छे खिलाड़ियों में से थे। एक बिशप की दुबली पतली भावुक लड़की से इन्होंने शादी कर ली और उसे बेहद प्यार करते थे। सुबह शाम दोपहर रात कभी उसे अलग नहीं होने देते थे। हनीमून के लिए उसे लेकर शिलांग गए थे। वह लड़की बहुत कला प्रिय थी, बहुत अच्छी नाचती थी, बहुत अच्छी गाती थी और खुद गीत लिखती थी। यह गुलाब का बाग उसी ने बनवाया था और इन्हीं के बीच में दोनों बैठकर घंटों गुजार देते थे। कुछ दिनों बाद दोनों में झगड़ा हुआ। क्लब में बॉल डांस था और उस दिन वह लड़की बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी। डांस के वक्त इनका ध्यान डांस की तरफ कम था, अपनी पत्नी की तरफ ज़्यादा। इन्होंने आवेश में उसकी उंगलियां ज़ोर से दबा दीं। वह चीख पड़ी और सभी इन लोगों की ओर देखकर हंस पड़े। वह घर आई और उस बहुत बिगड़ी। बोली, आप नाच रहे थे या टेनिस का मैच खेल रहे थे? मेरा हाथ था या टेनिस का रैकेट? इस बात पर बर्टी भी बिगड़ गया। उस दिन से जो इन लोगों में खिटकी तो फिर कभी न बनी। धीरे धीरे वह लड़की एक सार्जेंट को प्यार करने लगी। बर्टी को इतना सदमा हुआ कि वह बीमार पड़ गया, लेकिन बर्टी ने तलाक नहीं दिया, उस लड़की से कुछ कहा भी नहीं और उस लड़की ने सार्जेंट से प्यार जारी रखा, लेकिन बीमारी में बर्टी की बहुत सेवा की। बर्टी अच्छा हो गया। उसके बाद उसको एक बच्ची हुई और उसी में वह मर गई। हालांकि हम लोग सब जानते हैं कि वह बच्ची उस सार्जेंट की थी, लेकिन बर्टी को यकीन नहीं होता कि वह सार्जेंट को प्यार करती थी। वह कहता है, यह दूसरे को प्यार करती होती तो मेरी इतनी सेवा कैसे कर सकती थी भला। उस बच्ची का नाम बर्टी ने रोज़ रखा और उसे लेकर दिन भर उन्हीं गुलाब के पेड़ों के बीच में बैठा करता था, जैसे अपनी पत्नी को लेकर बैठा करता था। 2 साल बाद बच्ची को सांप ने काट लिया। वह मर गई और तब से बर्टी को दिमाग ठीक नहीं रहता। खैर, जाने दीजिए, आइए अपना काम शुरू करें। चलिए अंदर के स्टडी रूम में चलें। चलिए, चंदर बोला और पम्मी के पीछे पीछे चल दिया। मकान बहुत बड़ा था और पुराने अंग्रेज़ों के ढंग पर सजा हुआ था। बाहर से जितना पुराना था और गंदा नज़र आता था, अंदर से उतना ही आलीशान और सुथरा। ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने की छाप भी थी अंदर। यहाँ तक कि बिजली लगने के बावजूद अंदर पुराने बड़े बड़े हाथ से खींचे जाने वाले पंख लगे थे। 2 कमरों को पार कर वे लोग स्टडी रूम में पहुँचे। बड़ा सा कमरा जिसमें चारों तरफ अलमारियाँ में किताबें सजी हुई थी। 4 कोने में 4 मेज़ें लगी हुई थी, जिनमें कुछ बस्ट और कुछ तस्वीरें स्टैंड के सहारे रखी हुई थी। एक अलमारी में नीचे खाने में टाइपराइटर रखा था। पम्मी ने बिजली जला दी और टाइपराइटर खोलकर साफ करने लगी। चंदर घूमकर किताबें देखने लगा। एक कोने में कुछ मराठी की किताबें रखी थी। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। अच्छा मम्मी, ओह माफ़ कीजिएगा मिस डिक्रूज़। नहीं, आप मुझे पम्मी पुकार सकते हैं, मुझे यह नाम अच्छा लगता है। हाँ, क्या पूछ रहे थे आप? क्या आप मराठी भी जानती हैं? नहीं, मैं तो नहीं, मेरी नानी जी जानती थी। क्या आपको डॉक्टर शुक्ला ने हम लोगों के बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं, कपूर ने कहा। अच्छा, ताज्जुब है, पम्मी बोली। आपने ट्रेनाली डिक्रूज़ का नाम सुना है ना? हाँ हाँ, डिक्रूज़, जिन्होंने कौशाम्बी की खुदाई करवाई थी। वह तो बहुत बड़े पुरातत्ववेत्ता थे, कपूर ने कहा। हाँ वही, वह मेरे सगे नाना थे और वह अंग्रेज़ नहीं थे, मराठा थे। और उन्होंने मेरी नानी से शादी की थी, जो एक कश्मीरी ईसाई महिला थी।
उनके कारण भारत में उन्हें ईसाईयत अपनानी पड़ी। यह मेरे नाना का ही मकान है और अब हम लोगों को मिला है। डॉक्टर शुक्ला के दोस्त मिस्टर श्रीवास्तव बैरिस्टर है ना, वे हमारे खानदान के एंटर्नी थे। उन्होंने और डॉक्टर शुक्ला ने यह जायदाद हमें दिलवाई। लीजिए, मशीन तो ठीक हो गई। उसने टाइपराइटर में कार्बन और कागज़ लगाकर कहा, लाइए निबंध। इसके बाद घंटे भर तक टाइपराइटर रुका नहीं। कपूर ने देखा कि यह लड़की जो व्यवहार में इतनी सरल और स्पष्ट है, फैशन में इतनी नाजुक और शौकीन है, काम करने में उतनी ही मेहनती और तेज़ भी है। उसकी उंगलियां मशीन की तरह चल रही थी और तेज़ इतनी कि एक घंटे में उसने लगभग आधी पांडुलिपि टाइप कर डाली थी। ठीक एक घंटे के बाद उसने टाइपराइटर बंद कर दिया। बगल में बैठे हुए कपूर की ओर झुककर कहा, अब थोड़ी देर आराम। और अपनी उंगलियां चटकाने के बाद वह कुर्सी खिसकाकर उठी और एक भरपूर अंगड़ाई ली। तो आज हम 27 पेज तक पहुँचे हैं। हाँ, शायद आज ज़्यादा पेज हम पढ़ नहीं पाए और मैंने आपको ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं किया, लेकिन बेसिकली यही था कि वो जो निबंध डॉक्टर शुक्ला का दिया हुआ था, वह लेकर वो मिस डिक्रूज़ के पास पहुंचा टाइपिंग के लिए। वहाँ उसकी मुलाकात और एक झड़प उनके भाई बर्टी के साथ हुई। फिर बर्टी की कहानी, अपनी कहानी, शादी को लेके उनके विचार, और बहुत ही प्यारा जो मेरे को इसमें लगा, अगर आप फिर रिवाइंड करके देखना चाहे तो बहुत ही प्यारे तरीके से उसने मतलब हमारे धर्मवीर भारती जी ने फूलों के बाग को, उस गुलाब के बाग को इतना प्यारे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि हर फूल कुछ कहता है, कुछ संदेश देना चाहता है। उस पार्ट को पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप फिर उसे ज़रूर देखिएगा। हम 27 पेज नंबर से फिर कंटिन्यू करेंगे। आज उम्मीद था कि 30 पेज तक हम चले जाएंगे, लेकिन बहुत ही अच्छा था ये भी। ठीक है, हम फिर मिलते हैं।